अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये जीआईटी की फार्मा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि अगर हमने ये नीचे वाले पढ़े हुए थे तो ये लास्ट में आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप बस इसमें सबसे पहले ये एटीपेस पंप देख लें, हाइड्रोजन और पोटाशियम का पंप। ठीक है, ये यहाँ पर होता है और अभी हम नीचे चलते हैं, लास्ट में इधर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसने H2 के ब्लॉकर्स दिए हुए हैं। जो हिस्टामीन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, H1 होता है, H2 होता है। ठीक है, तो ये इसमें H2 दिया हुआ है। अब जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपके रेस्पिरेटरी पर या और जगह पर ऐसे मिलते हैं। रेस्पिरेटरी हो गई, एक्सोक्राइन की सिक्रेशंस हो गई, उसमें आपके H1 मिलते हैं। और जो H2 हैं वो आपके जीआईटी सिस्टम में मिलते हैं। और जो H3 है ना, वो आपके ब्रेन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टामीन की कुछ रिसेप्टर्स हैं जो अपनी अपनी रेगुलेशन करते हैं। अच्छा, H1 आपको वो स्मूथ मसल वेजल्स में भी मिलते हैं जो वेजोडाइलेशन करवाते हैं। खैर, हमें अभी H2 पढ़ना है। अच्छा, H2 जीआईटी में क्या करते हैं? वैसे H2 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जीआईटी में एसिड की सीक्रेशन इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला देखें HCl, ये हिस्टामीन है ना, हिस्टामीन H2 रिसेप्टर्स पर लग के GS, ये वाला अपने सेकंड मैसेंजर इसका याद करना है कि H2 का जो सेकंड मैसेंजर होता है वो स्टिमुलेटरी होता है। ठीक है, GS को इनएक्टिवेट करके साइक्लिक AMP की लेवल्स को इंक्रीज़ करवा के एटीपेस पंप को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, हिस्टामीन का नॉर्मल बता रहा है। अब इस पंप को एक्टिवेट करेगा तो HCl की सीक्रेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें HCl की सीक्रेशन डिक्रीज़ करनी है। डिक्रीज़ क्यों करनी है? ये एंट एसिड्स हैं। ठीक है, एसिड सप्रेस करना है हमें। जो जीआईटी में सबसे ज़्यादा मसला आता है ना, वो एसिड रिफ्लक्स का ही आता है। गर्ड डिजीज़ होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गई। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अभी हमने ये हिस्टामीन की जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज़ करवानी है ताकि HCl और या ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो pH हमारी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, हम अब इसके ब्लॉकर्स देते हैं। इसके ब्लॉकर्स में आपने DINE याद रखनी है, साइमेटिडीन, फेमोटिडीन। जिसके लास्ट में DINE है वो H2 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, अब ये तो इसका नीचे निमोनिक के मैकेनिज्म देख लें। रिवर्सिबली ब्लॉक H2 रिसेप्टर्स, डिक्रीज़ H+ सीक्रेशन इन दी पेराइटल सेल्स। ठीक है, अब इस वाले सीक्रेशन में, ठीक है, ये पेराइटल सेल्स इसमें अंदर आते हैं और HCl क्लोरीन के साथ मिलके वो HCl बनाती है। ये देखें, ये ब्लू वाला है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स। अब हम ये यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में और माइल्ड ईसोफेजियल रिफ्लक्स। ठीक है, आपने अब इसके ना एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट साइमेटिडीन का आता है कि ये पोटेंट इनहिबिटर साइटोक्रोम P450 का। अब जो साइटोक्रोम P450 के इनहिबिटर्स होते हैं ना, उसने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो जिस ड्रग ने साइटोक्रोम P450 से पास होना था ना, उसकी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उस जो अगली ड्रग है उसका बॉडी में लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप साइमेटिडीन देंगे, कोई इनहिबिटर P450 का दे देंगे, तो जैसे कीटोकोनाजोल हो गई। अब अगर आपने कीटोकोनाजोल एंटी फंगल है। ठीक है, ये ड्रग मैं आपको बता रही हूँ एंटी फंगल है, अगर वो भी इनहिबिटर है। ठीक है, आपने कीटोकोनाजोल दे दी। अब इसके साथ आप खा रहे हैं बेंजोडायाज़ेपिन, अल्प्राजोलम खा रहे हैं। ठीक है, बेंजोडायाज़ेपिन खा रहे हैं तो उसने लिवर को, अब लिवर मेटाबोलाइज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल लिवर है ना, ठीक है, ये लिवर है, इसमें साइटोक्रोम जो P450 होता है, आप उसको ऐसे समझ लें कि ये ड्रग को बॉडी से ऐसे एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, अब आपने इस साइटोक्रोम P450 को कर दिया इनहिबिट। जैसे साइमेटिडीन हो गया, इनहिबिटर्स आपने जनरल फार्मा से अच्छे से पढ़ने। साइमेटिडीन H2 ब्लॉकर मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको एंटी फंगल बताया, ग्रेप फ्रूट जूस हो गया। ये क्या करते हैं, ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देते हैं। अब ये इनहिबिट हो गई ना, तो ये ड्रग है ना, ये ड्रग लिवर से मेटाबोलाइज होके एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ड्रग के लेवल्स बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब ड्रग के लेवल्स बॉडी में इंक्रीज़ हो गए तो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टेबलेट ली है तो उसके इफ़ेक्ट्स वो 6 या 7 टेबलेट जितने आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने बॉडी में लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स उस ड्रग के इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं वो ड्रग की कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ाते हैं, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म कम करते हैं। ठीक है,
अच्छा, मल्टीपल ड्रग इंटरेक्शन, ये ड्रग इंटरेक्शन इसमें आता है क्योंकि ड्रग इंटरेक्ट कर दिया ना, एक ड्रग खाने की वजह से दूसरी ड्रग का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो गया। अब इट इज़ ऑल्सो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ये बहुत पूछते हैं। गायनेकोमेस्टिया मैंने आपको आई गेस कल भी बताया था कि गायनेकोमेस्टिया साइमेटिडिन करवाते हैं और स्पाइरोनोलेक्टोन करवाता है, तो ये वाला देखें गायनेकोमेस्टिया करवाते हैं, लिबिडो डिक्रीज़ करवाएगा मेल में, और कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर तो कन्फ्यूजन डिजीनेस हेडेक इन प्लेसेंटा। साइमेटिडिन डिक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द क्रिएटिनिन, मतलब साइमेटिडिन क्रिएटिनिन की लेवल्स भी इंक्रीज करेगा। अदर H2 ब्लॉकर्स आर रिलेटिवली फ्री ऑफ दीज इफेक्ट्स। तो स्पेशली साइमेटिडिन का पूछते हैं, गायनेकोमेस्टिया, P450 इनहिबिटर, ये दोनों बहुत चीज़ें बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं PPI पर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल इरिवर्सिबली, ये रिवर्सिबली था, ये इरिवर्सिबली मतलब जब तक वो नए पंप नहीं जनरेट करेगा तब तक वो दोबारा HCl नहीं बना पाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबली उसने पुराने पंप्स को इनहिबिट कर दिया। इन दी स्टमक पेराइटल सेल, ये देखें ये पंप है ना, डायरेक्ट प्रोटॉन पंप ने इसको इनहिबिट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला इसने इनहिबिट कर दिया तो क्या हो गया, हाँ अब इसमें बस इसका मैकेनिज्म इसने बताया कि डायरेक्ट इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द ये HK पोटाशियम पंप। क्लिनिकल यूज़ इसका क्या है, पेप्टिक अल्सर में होता है, गैस्ट्राइटिस हो गया, इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गई, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो गया। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है, एक ट्यूमर है पेनक्रियास का या डिओडेनम का। ठीक है, डिओडेनम या पेनक्रियास का ट्यूमर है जहाँ से गैस्ट्रिन इंक्रीज़ होता है। ठीक है, गेस्ट्रिन हद से ज़्यादा सीक्रेट होता है। अब गेस्ट्रिन जब हद से ज़्यादा सीक्रेट होगा ना, ये देखें गेस्ट्रिन, तो गेस्ट्रिन भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल्स उसमें स्टमक में इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी आप ये PPI दे सकते हैं, और स्ट्रेस अल्सर में भी प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। ठीक है, और H. पाइलोरी में भी दे सकते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिसर्च की बहुत ज़्यादा यूज़ है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट देखें कि रिस्क किसने बढ़ा दिया, सी डिफिसाइल इन्फेक्शन का। ठीक है, निमोनिया करवाते हैं, इंटरस्टिशियल एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, विटामिन B12 की माल मेल एब्जॉर्प्शन पूछते हैं। ठीक है, विटामिन B12 वाले देख लें, सीरम मैग्नीशियम और कैल्शियम डिक्रीज़ करवाते हैं, और ओल्डर एडल्ट्स में रिस्क इंक्रीज़ करवाते हैं। सी डिफिसाइल वाला याद रखना कि PPI सी क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल के इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ करते हैं, और बाकी एंटीबायोटिक्स भी सी डिफिसाइल के चांसेस वो मतलब इंक्रीज़ करती हैं। अब हम एंटासिड पर आते हैं। एंटासिड क्या है, एसिड बन रहा है। ठीक है, इसमें से एसिड को ये तो खत्म रोक रहे थे ना बनने से, अब इसमें एसिड बन रहा है, लेकिन उसमें एसिड बनने के बाद उसमें कोई ऐसी चीज़ करें जिससे उसका काउंटर इफेक्ट हो। अब एंटासिड क्या है, कैन अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, urinary excretion of the other drug by altered gastric and urinary pH or by delaying gastric emptying, all cause hypokalemia। आपने याद रखना है, सारे एंटासिड आपको हाइपोकेलीमिया करवाएंगे। अब आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ये आप याद रख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्क अल्कली सिंड्रोम करवाता है, और किडनी डैमेज। ठीक है, अब एक्स्ट्रा अपने में लिख लें कि रेनल डैमेज करवाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रिबाउंड एसिड इंक्रीज़ होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया। ये एंटासिड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ये बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। हाइपोकेलीमिया करवाएगा तो ऑब्वियसली इसका हार्ट पर अरिथमिया का इफ़ेक्ट होगा, तो हम इसको बहुत कम ही यूज़ करते हैं। इसमें जो पूछता है ना, सिर्फ इसका साइड इफ़ेक्ट पूछता है कि कॉन्स्टिपेशन कौन करवाता है, एल्यूमिनियम, और डायरिया कौन करवाता है, मैग्नीशियम। बस ये दो अगर आपको आ गए तो इसमें और कुछ नहीं पूछते। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये दोनों देखना कौन कौन से करवाते हैं, याद रखना है। मतलब बिस्मुथ सल्फोसल्फाइड हम देखते हैं, सुक्राल्फेट, मैकेनिज़्म इसका क्या है, अल्सर क्या बेस बना हुआ है ना, उस पर बाइंड कर जाएंगे, उसको फिजिकल प्रोटेक्शन देंगे, एंड अलोइंग HCO3 सीक्रेशन टू री एस्टेब्लिश द pH ग्रेडियंट इन द म्यूकोसल लेयर। सुक्राल्फेट रिक्वायर्स एसिडिक एनवायरनमेंट नॉट गिवन विद PPI और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब आपने ये वाला बस याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर स्टमक है ना, इसमें किडनी बना दी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये स्टमक है ना, और यहाँ पर ये रेड कलर की अल्सर बनी हुई है। ठीक है, स्टमक पर अल्सर बनी हुई है, तो जब सुक्राल्फेट हम देते हैं ना, मैं पर्पल वालों को सुक्राल्फेट, वो उस अल्सर को ऐसे प्रोटेक्शन एज अ लेयर देगा, उसको एज अ म्यूकोजल की प्रोटेक्शन लेयर देगा। ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स की सीक्रेशन भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, जो अभी हमने सुक्राल्फेट पढ़ा, और बिस्मुथ। ठीक है,
अल्सर के बेस में उसने बाइंड कर दिया और फिज़िकल प्रोटेक्शन दे दी। और हम पीपीआई के साथ नहीं देंगे बिकॉज़ इसको यही एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, अब क्लिनिकल यूज़ से इसका अल्सर हीलिंग इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ट्रेवलर्स डायरिया में हम देते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया क्या है? जो इकोलाई से होता है, ई टैक से आपको ट्रेवलर्स डायरिया होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और गंदा पानी पी लेते हैं तो उनको इकोलाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिस्मुथ ऑल्सो यूज इन क्वाड्रिपल थेरेपी फॉर द एच पाइलोरी। क्वाड्रिपल थेरेपी क्या है? एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में हम वैसे 3 ड्रग्स दे देते हैं। एमकेयर जिसका निमोनिक है, मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हैं, आप क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वो आप नहीं दे रहे हैं तो आई गेस एम्पीसिलिन भी देते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर आपने अच्छा इन 2 एंटीबायोटिक्स में से सिर्फ एक यूज़ करनी है। ठीक है, मेट्रोनिडाज़ोल करनी है और उन दोनों में से एक, और उसमें से अगर पहले ट्रिपल थेरेपी होती है, अगर क्वाड्रिपल है तो आप उसमें बिस्मथ ऐड कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, अब माइसोप्रोस्टोलोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का इनहिबिटर है। अब ये देखें एक्टिवेटर है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते हैं? ये एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, GI को इसने इनहिबिट किया और साइक्लिक AMP से ये जो इनहिबिट करते हैं, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन आर गुड फॉर द स्टमक, ये प्रोटेक्शन और म्यूकोस वाले इंक्रीज़ करते हैं। तो हमें किसी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल इंक्रीज़ ही करनी होती है। कहाँ चला गया वो? हाँ, अब इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर, म्यूकोजा की सीक्रेशन इंक्रीज़ करते हैं और एसिड की प्रोडक्शन डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ में आपका एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर। अब देखें एनसेड क्या करवाते हैं? एनसेड अल्सर करता ही ऐसे है कि एनसेड हमेशा प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएंगे तो म्यूकस की लेवल कम हो जाएंगी और एनसेड से आपको अल्सर हो जाती है। तो एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर में आप माइसोप्रोस्टोलोल दे सकते हैं, ऑल्सो ऑफ लेवल फॉर इंडक्शन ऑफ द लेबर। अच्छा, इसमें आपको ये वाली चीज़ अच्छे से याद करनी है कि अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो अगर आपके पास गैस्ट्रिक अल्सर के साथ आ रही है तो आपने कभी भी उसको माइसोप्रोस्टोलोल नहीं देनी है। ये हमारे उसमें केस सिनेरियो भी हो चुका है हॉस्पिटल में कि एक हाउस ऑफिसर ने एक प्रेग्नेंट पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर के लिए माइसोप्रोस्टोलोल लगा दी थी जल्दी में, उसको पता नहीं था शायद कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको उसी वक्त लेबर इंड्यूस हो गए थे और उसका एबॉर्शन हो गया था। तो ये वाली चीज़ बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेबर की इंडक्शन करवाते हैं। तो ये वाली चीज़, ये वाला सिनेरियो U1 में भी पूछता है और इस वाले में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंटी एसिड यूज़ करके हम वही करवा देते हैं, लेबर करवा देते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके डायरिया, कंट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल, एबॉर्टिफिकेंट। ठीक है, एबॉर्शन हो जाता है। अब ऑक्ट्रियोटाइड पढ़ते हैं। मैकेनिज्म इसका लॉन्ग एक्टिन सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है। ठीक है, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ द वेरियस प्लेंचनिक वेजोडाइलेटरी हार्मोन, ऑक्ट्रियोटाइड मोस्टली इनहिबिट करते हैं। अब इसका जो क्लिनिकल यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्यूट वेराइसल ब्लीड, जो लेसेरोसिस के बाद पेशेंट्स में इसोफेजियल में ब्लीडिंग होती है ना, इसोफेजियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लीडिंग होती है, हेमाटोमेसिस होती है, वेराइसिस होते हैं, तो उसमें आप ऑक्ट्रियोटाइड यूज़ कर सकते हैं। वीआईपीओमा में कर सकते हैं और कार्सिनोइड ट्यूमर में कर सकते हैं। ठीक है, ये सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है, मतलब समझे सोमेटोस्टेटिन ही है जो हर हार्मोन की सीक्रेशन को वो करेगा, डिक्रीज़ करेगा। वीआईपीओमा हमने क्या पढ़ा था? अच्छा बता देती हूँ, पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ना ये एक सिंड्रोम है जिसमें इसके लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपको हाइपोकैलिमिया होती है और बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, और कार्सिनोइड ट्यूमर में आपका सीरोटोनिन इंक्रीज़ होता है। सीरोटोनिन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वो सीरोटोनिन के इंक्रीज़ होने वाले सिम्टम्स आते हैं। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया और नायासिन की डिफिशेंसी हो गई और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। तो ये वाली चीज़ें आपने याद रखने में, थोड़ी सी बस रिवाइज़ करवा रही हूँ। एडवर्स इफेक्ट इसके नोज़िया, क्रैम्प्स, स्टिएटोरिया, वो जो फैटी डायरिया कह सकते हैं, हाँ ठीक है, या तो फैटी बॉल मोमेंट्स। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलीलिथियासिस ड्यू टू CCK इनहिबिशन। अब कोलिसिस्टोकाइनिन जब भी इनहिबिट होगा तो वो कोलीलिथियासिस करवाएगा बिकॉज जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो गॉल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अगर गॉल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही तो वो एक स्लज बन के गॉल ब्लेडर में ही रुक जाएगा, जो उसका बाइल होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो वो आपको स्टोन बनने के चांसेस बढ़ा देते हैं। और कौन सा स्टोन? कोलेस्ट्रॉल स्टोन।
ठीक है। सल्फासेलाजीन हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फापायरिडीन एंटीबैक्टीरियल है एंड 5 अमीनो एसिड सेलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, एक्टिवेटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया, ये इसका कॉम्बिनेशन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं और क्रोन्स डिजीज़ में देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसके हैं नोज़िया और सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी, रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लें कि अल्सरेटिव और क्रोन्स डिजीज़ में सल्फासेलाज़ाइन यूज़ होता है। देन हम आते हैं ये लोपेरामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट पर। मैकेनिज्म है इसका म्यू-ऑपॉइड रिसेप्टर पर एगोनिस्ट है, गट की मोटिलिटी डिक्रीज़ करेगा और पुअर सीएनएस प्रोडक्शन है, तो आप डायरिया में दे सकते हैं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो ओपॉइड का एडवर्स साइड इफ़ेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन ओपॉइड का, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, तो अब उसका एज एडवर्स इफ़ेक्ट हम अपनी डायरिया के उसमें क्लिनिकल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट दोबारा कॉन्स्टिपेशन ही आ गया और ये सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं करेगा, तभी आपके इतने सीएनएस के सिम्टम्स नहीं आते और ये सेफ़ होता है डायरिया के यूज़ में, वरना तो ओपॉइड बिल्कुल सीएनएस की डीएक्टिवेशन करवा मतलब इनहिबिशन करवा देता है। देन हम आते हैं एंटी एमेटिक्स पर। ऑल एक्ट सेंट्रली इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओंडासिट्रोन हम देते हैं 5, ये सेरोटोनिन 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है। ऑल्सो एक्ट पेरिफेरली, डिक्रीज वेगल स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देंगे। नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसका क्लिनिकल यूज़ हम नोजिया और वॉमिटिंग में देते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वाली, ठीक है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वाली हम ओंडासिट्रोन देते हैं। ये पूछते हैं हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन और सेरोटोनिन सिंड्रोम, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन इसमें पूछते हैं, ठीक है। प्रोक्लोरप्राजीन जो होता है ये डोपामीन रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट है, जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है मोटिलियम, ठीक है। मोटिलियम भी D2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है। अब ये मेटोक्लोप्रोमाइड ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज लोअर इसोफेजियल टोन, ठीक है। तो ये आप वॉमिटिंग में दे सकते हैं क्योंकि इसने एक्टिव गैस्ट्रिक की एम्पटिंग भी इंक्रीज़ करवा दी और लोअर इसोफेजियल टोन भी इंक्रीज़ करवा दी। अब ये नोज़िया और वॉमिटिंग में यूज़ होती है। अब ये मेटोक्लोप्रोमाइड हम गैस्ट्रोपेरेसिस में भी देते हैं, डायबिटिक में। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक की एक्टिविटी है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो गैस्ट्रोपेरेसिस और परसिस्टेंट गर्ड के साथ भी आते हैं, बिकॉज उनमें जो गैस्ट्रिक की मोटिलिटी है, मोटिलिन जो रिसेप्टर्स है वो भी कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोनोमल डिसफंक्शन, ठीक है। अब इसके एक्स्ट्रा पैरामिटल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, एंजाइटी, ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया या जीआईटी डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। एप्रीविपेन आप देख लें कि न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं और इनके 1 रिसेप्टर सब्सटेंस पी रिसेप्टर, इसको एज सच ये अब ये आपने ये याद करना है कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, अगर आपने कीमोथेरेपी दी है किसी कैंसर के पेशेंट को तो उसको जो नोज़िया होगा वो हम एपिपेन से यूज़ करेंगे और इसमें, और अगर उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी है तो आपने ओंडासिट्रोन देना है। प्रेगनेंसी में भी पूछते हैं, प्रेगनेंसी में भी हम ओंडासिट्रोन देते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेट आपने इंपॉर्टेंट है, अच्छा याद कर लेना कि इनहिबिट गैस्ट्रिक एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो गैस्ट्रिक और पेनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं जो हम फैटी एसिड वाला फूड खाते हैं वो उस फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो अगर आपने अर्ली स्टेट दे दिया तो इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, डाइटरी फैट की टेकन विथ फैट कंटेनिंग मील्स, आपने फैट कंटेनिंग मील्स के साथ लेनी है। ये वेट लॉस वेट गेन में जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं ना उनमें मोस्ट कॉमनली अर्ली स्टेट यूज़ होता है, ठीक है। अब ये एब्डोमिनल पेन, बॉवल अर्जेंसी, बॉवल फ्रीक्वेंसी स्टेट और या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स करते हैं। अब एंटी कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो हमने कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ करने हैं, या तो जो बॉवल मोमेंट्स है वो सॉफ्ट हो जाए, या तो उनकी मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, या तो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज़ हो जाए, कुछ ऐसा हमें देखना है, ठीक है। तो हम पहले बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स देखते हैं, जो मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, सोल्यूबल फाइबर देते हैं वो। अब हम फाइबर देंगे तो उनके पीछे पीछे वाटर आएगा, तो ड्रॉ वाटर इन दी गट ल्यूमिन फॉर्मिंग वेरियस विस्कस लिक्विड दैट प्रोमोट पेरिस्टालसिस। तो ये वाली चीज़ आपने सेल्यूलोज देना है, उसके पीछे ऑस्मोटिक वाटर आएगा और वो पूरा पेरिस्टालसिस करवा देगा, ठीक है। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स आपने देखने हैं, लेक्ट्यूलोज थे, ये मोस्ट कॉमनली लेक्ट्यूलोज ही यूज़ होता है, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक लोड क्रिएट करते हैं जीआई ल्यूमिन में, और लेक्ट्यूलोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दिया ना तो उसके पीछे पीछे वाटर आएगा, तो ये भी वही वाली बात हो गई।
हेपाटिक इनकेफ में इसका बड़ा रोल है। ये पूछते हैं कि हेपाटिक इनकेफ में आपको लैक्टुलोज यूज़ होता है जो NH3 से NH4 बनाता है, ठीक है। तो एसिडिक बनाता है, तो वो उसमें से अमोनिया की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद लैक्टुलोज इन मेटाबोलाइट्स लैक्टिक एसिड दैट प्रमोट नाइट्रोजन एक्सक्रिएशन। और हाँ, इसने लिखा हुआ है नाइट्रोजन एक्सक्रिएशन इंक्रीज़ करता है। अब ये H+ बनाता है ना, लैक्टुलोज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दी हेपाटिक इनकेफ इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। H+ बनाता है, वो NH3 के साथ मिलके NH4 जो है वो कोलोन में ट्रैप हो जाता है और NH4 रिलीज़ हो जाता है उससे, कोलोन से, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट डायरिया, डिहाइड्रेशन और मे बी मिसयूज्ड विथ बुलीमिया वाले पेशेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खा के बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करते हैं, इंड्यूस्ड अपनी खुद ज़बरदस्ती वॉमिटिंग करते हैं, या तो लेक्सेटिव ले लेते हैं कि हमने जो बहुत ज़्यादा खा लिया वो किसी तरीके से हमारी बॉडी से निकल जाए, इसको कहते हैं बुलीमिया, ठीक है। तो उन पेशेंट्स में ये एज एन ऑस्मोटिक लेक्सेटिव यूज़ होता है, ऑस्मोटिक अब्यूज़ ज़्यादा कह सकते हैं। उसके बाद स्टिमुलेंट आपने दे दिए, स्टिमुलेंट क्या है, नर्व की स्टिमुलेशन उन्होंने इंक्रीज़ करवा दी, ठीक है। सीना हो गया। अब डायरिया, अब ये मुझे जहाँ तक याद आ रही है कि कोविड में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट ये वाला दिया जाता था कि इससे आपको कोविड ट्रीट हो सकता है। जो जब खाते थे तो उनको हद से ज़्यादा डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाती थी। ये सीना के सीड्स देते थे कोविड में, जब 2020 में आया था, तो ये वाला मुझे यहाँ से थोड़ा सा याद आ रहा है। खैर, इमोलियंट लेक्सेटिव डॉक्यूसेट हो गया, सर्फेक्टेंट दे डिक्रीज स्टूल सरफेस टेंशन प्रोमोटिंग वाटर एंट्री इनटू द स्टूल, ये भी डायरिया करवाएंगे। ल्यूबिप्रोस्टोन क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है और सरफेस टेंशन स्टूल का डिक्रीज़ करवाता है, ठीक है। और इनकी वैसे मैंने कभी क्वेश्चन देखे नहीं। लैक्टुलोज का देखा है, NH3 NH4 बहुत ज़्यादा आता है, बस यही पूछते हैं। और आप वैसे इसका ऊपर से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता हो, ठीक है। ग्वानालाइट साइक्लेज C का एगोनिस्ट है, लेना क्लोराइड अब एक्टिवेट इंट्रासेलुलर साइक्लिक GMP की सिग्नलिंग इंक्रीज़ करेगा और फेल्यूर इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेशन दोबारा ल्यूमिन में इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इनका भी एडवर्स इफेक्ट डायरिया ही है। सेरोटोनर्जिक एगोनिस्ट हम देते हैं, तो सेरोटोनिन भी इंटेरिक नर्वस स्टिमुलेशन पेरिस्टल्सिस इंक्रीज़ करता है। अगेन इसका एडवर्स इफेक्ट डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो गया। NH3 का इनहिबिट NH3 सोडियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर देगा और वाटर की सीक्रेशन ल्यूमिन में इंक्रीज़ कर देगा, इसका भी डायरिया और एब्डोमिनल पेन है। एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स के कभी मैंने वैसे नहीं देखा कोई क्वेश्चन या कभी टेस्ट हुआ या इतना कुछ नहीं पूछते। आपने ऑस्मोटिक लेक्सेटिव याद करने, लैक्टुलोज का हेपाटिक इनकेफ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत पूछते हैं कि ये नाइट्रोजन को कैसे एक्सक्रिएट करता है। हाइपर अमोनिया के ट्रीटमेंट में देते हैं हम, एक ये देते हैं और दूसरे एक एंटीबायोटिक है वो भी हम देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मैकेनिज्म पूछते हैं। और इसमें से सच नहीं, ओरली स्टेटेड आपने अच्छे से याद रखना है कि ये फेट सोल्यूबल वाइटामिन इंक्रीज़ करता है। एंटी एमेटिक्स आपने अच्छे से याद रखनी है। और अपने हम कीमोथेरेपी के बाद कौन सा देंगे, ओंडासिट्रोन, ठीक है। रेडियोथेरेपी के बाद कौन, और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़ा वॉमिटिंग में आप भले लिख लें कि 24 आवर्स के बाद हम ये देते हैं। ये जो न्यूरोकाइनिन के रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है ना, वो 24 आवर्स के बाद देते हैं, ठीक है। और 24 आवर्स से पहले आपने ओंडासिट्रोन देना है, भले आप ये नोट कर लें। डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर पूछते हैं, डोपामिन इसके साइड इफ़ेक्ट पूछते हैं कि अगर डोपामिन ब्लॉक हो गया तो प्रोलेक्टिन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के सिम्टम्स मिलते हैं। अच्छा, लोपेरामाइड आप देख लें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके में ओपॉइड रिसेप्टर ब्लॉक करता है, ठीक है। ऑक्ट्यूटाइड का ये एक्यूट वेराइसल ब्लीडिंग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ये भी देख लें। और माइज़ोप्रोस्टोलोल तो इम्पॉर्टेंट है ही। ऊपर वाले ये जो प्रोटॉन पम्प ये वाले है ना, H2 ब्लॉकर में साइमेटिडीन का पूछता है कि गायनेकोमेस्टिया करवाता है, और पोटेंट इनहिबिटर है P450 का, ठीक है। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसके एडवर्स इफेक्ट। बाकी ये ईजी है, GIT की फार्मा ईजी है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हम आते हैं कि अब देखिए वेगस नर्व में पहले एसिटाइल कोलिन इंक्रीज़ करवाया। एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर, M1 ब्रेन में होता है, M2 हार्ट में होता है और M3 जो है वो GIT में होता है। तो M3 का जो ये रिसेप्टर है, इसने GQ को ये वाले अपने सारे सेकंड मैसेंजर देखना, तो एक्टिवेट करवा के IP3 से एटीपेज को एक्टिवेट करवा दिया, ठीक है। तो हम एट्रोपिन देते हैं तो ये वाली चीज़ इनहिबिट हो जाती है। गैस्ट्रिन देखें CCK-B रिसेप्टर से, और देखें गैस्ट्रिन ECL सेल्स को जाके हिस्टामिन भी रिलीज़ करवाता है।
और वेगस नर्व भी गेस्ट्रिन की सीक्रेशन को इंक्रीज़ करवाती है। तो गेस्ट्रिन ओवरऑल जीक्यू रिसेप्टर पर लग के, जीक्यू सेकंड मैसेंजर सिस्टम पर लग के एटीपेस इसको HCl की सीक्रेशन को इंक्रीज़ करवाता है। हाँ, अब ये भी देख लें कि ब्लड में अल्कलाइन टाइड क्या होती है। अब जब आपको बहुत ज़्यादा हेवी मील खाई होती है ना, तो ऑब्वियसली जो हमारे स्टमक है उसको अच्छा खासा एसिड प्रोड्यूस करना होगा ताकि उस मील को वो कर सकें, लाइक डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, अब उन्होंने जब इस पेराइटल सेल्स के अंदर अच्छा खासा एसिड प्रोड्यूस कर लिया, तो यहाँ पर एक पंप होता है जो अगर क्लोरीन अंदर लेता है ना, HPA है और क्लोरीन ये बाहर से आता है। तो जब क्लोरीन बाहर से आता है तो उसके बदले में HCO3 गैस्ट्रिक से ब्लड में जाता है। ठीक है, स्टमक से ब्लड में जाएगा। तो जब HCO3 ब्लड में जाता है तो ब्लड में अल्कलाइन की लेवल, pH की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अल्कलाइन टाइड उसी को ही कहते हैं कि हैवी मील के बाद जब क्लोरीन अंदर जाता है उस मील को डाइजेस्ट करने, तो HCO3 बाहर ब्लड में आता है और इंक्रीज ब्लड pH आफ्टर गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। ठीक है, इसमें मील्स हो गई या वोमिटिंग हो गई, तो ये पूछ सकता है आपको। और हिस्टामिन हमने देख लिया, सोमेटोस्टेटिन देख लें, इनहिबिट करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमने देख लिया। ठीक है, ये ल्यूमिन है, माइज़ोप्रोस्टोलोल यहाँ से इनहिबिट करेगा, सुक्राल्फेट रिवर्सिबली, और ये PPIs और एंटासिड इरिवर्सिबली। ठीक है।